प्रतीक दिल्ली में जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, लेकिन जॉब की वजह से अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसकी प्रीति के साथ लव मैरिज हो जाती है, जिस पर बहू को नापसंद करते हुए उसकी माँ पूरा समय प्रीति को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। प्रीति, कहाँ हो? सुबह का नाश्ता दोपहर में खिलाओगी क्या? इसमें प्रीति और प्रतीक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रीति पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तैयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ चल दी? जी वो ऑफिस। हैं? तुम ऑफिस से जाओगी तो घर में जो सफाई, नाश्ता, खाने का काम है वो क्या मैं करूंगी? माँ, मैंने उससे वादा किया था कि वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। अरे वाह जी वाह, दोनों आपस में सलाह कर फैसले ले लिए। मैं क्या यहाँ बेवकूफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। प्रीति ऑफिस के लिए चली जाती है और अगले दिन से जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है, लेकिन साथ ही उदास भी रहने लगती है, जिसे देख प्रतीक को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी। आई एम सॉरी प्रीति। अरे कुछ नहीं होता, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए। अब प्रीति अपनी सास को खुश करने और उनका दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है, पर सास कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम प्रतीक ऑफिस से परेशान घर वापस आता है। माँ, चाची का फोन आया था। दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें दिल्ली जाना होगा। पति की बात सुन प्रीति तो पैकिंग शुरू भी कर देती है, पर माँ वहीं बूत बनी खड़ी रह जाती है। लगता है मम्मी अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, तभी उनके बीमार होने की खबर सुन शॉक में आ गई। ये प्यार नहीं, परेशानी है। तुम तो ऐसे सोचो कि अब से जब तक दिल्ली में हो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। सास के रिएक्शन और पति की बात से कंफ्यूज्ड प्रीति दोबारा पैकिंग में लग जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों का सफर तय कर तीनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख प्रीति परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी भीड़! प्रतीक, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? पागल, ये भीड़ नहीं, मेरा परिवार है। क्या? इसे तुम परिवार कहते हो? अरे इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा परिवार का तो अपना पर्सनल बिग बॉस बन सकता है। हैरान परेशान प्रीति परिवार वाले सदमे से बाहर निकली भी नहीं होती कि सिर पर पल्ला रखे शांत तरीके से सबके साथ बात करते हुए अपनी सास को देख उसे दूसरा सदमा लग जाता है। हाय राम, ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हारी सास का ससुराल है। तभी प्रतीक की बहन बोल पड़ती है। यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो सपने में भी सोची नहीं होंगी। हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सब एक साथ दादी के कमरे में जाते हैं, जहां पहुंचते ही उसे दादी की आवाज सुनाई देती है। क्यों रे, सास से मिलने की फुर्सत मिल गई? दूसरे शहर जाकर छूट क्या मिली? तुम तो भटकता पंछी बन गई। इतने समय में ये तक नहीं पूछा कि जिंदा भी हूं या मर गई। प्रीति की सास अपनी सास के पैर छूती है। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। अरे बस कर, ये झूठी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर। तेरा बस चले ना तो जो मेरी बची कुची जिंदगी है वो भी अभी खत्म कर दे। अरे बहू कहाँ है? इस पर सास प्रीति को दादी से मिलवाती है। दादी प्रीति को बहुत प्यार देती है। क्यों बहू, तेरी ये सास परेशान तो नहीं करती ना?
अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी क्लास लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, भला मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी। प्रीति अपनी सास का ये रूप एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी चाची वहां आकर प्रीति को अपने साथ ले जाती है। सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसीलिए ले आई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। थैंक यू चाची जी। चाची और प्रीति घर में झूले पर बैठी बात कर ही रही होती है कि उसकी सास भी वहां आ जाती है। मतलब यहाँ सारा काम मैं करूं और तुम बैठी हंसी ठिठोली करो? अरे चलो जाओ खाना बनाओ। सास प्रीति को डांट कर काम करने भेज देती है, जिसे दादी देख लेती है और एक बार फिर सासू माँ की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार मजे से खड़ा होकर देखने लगता है। क्यों रे, मैंने तुझे काम बोला और तू उस बच्ची को परेशान कर रही है। सास की कोई इज्जत रह गई है इस घर में या नहीं? यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है। अब नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी। सास रसोई में जाकर काम करने लगती है और दादी प्रीति को लेकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें दादी अपनी बहू को डर, इज्जत और प्यार का फर्क समझाती रहती है और प्रीति उसका मजा लेती है। वापस जाते हुए दादी प्रीति और उसकी सास दोनों को अपने पास बुलाती है। मेरी बहू जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए उससे हमेशा सही काम करवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी बहू अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जॉब और सपने भी छोड़कर घर में बैठी है। अपनी बहू के साथ प्यार से रहो। और प्रीति, अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि शिकायत कहाँ करनी है। जी, अपनी सास की ससुराल में उनकी सासू माँ के पास। सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी, क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू, खाना बना दो। क्या गाना बना दूं? जी, अभी बनाकर लाई। अरे खाना, एक काम कर, दूध सपा ले। कौन सा? धूम मचा ली? अरे दूध सपा ले, दूध सपा ले, दूध। वही तो, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताइए, कैसे हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं, पैसे हैं? अरे नहीं, कैसे हैं आप? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? अरे नहीं तो। वही तो बोल रही है। वही तो, आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार, पान थूक दीजिए ना, फिर बोल लीजिए। फूकूंगी, रुको छोड़ो। क्या? ठीक से बोलिए ना। फूक लूंगी, रुको छोड़ो। कह रही हैं
ठोक दूंगी, रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं आप। अरे नाश्ता तो कर लो। है क्या बोल रही हैं? रास्ता पकड़ लो। गजब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं? बोल रही थी रुको अभी, चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी, रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट, और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए। आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू, चाकू नहीं, और पान निकालूंगी, जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला, लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी 1000 बार समझाया है, पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थूक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क, जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची, सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए, और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान सास मंच की तरफ बढ़ गई, और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों, ठीक है समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश। ओह, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी,
कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान। बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान की पिचकारी की धार में होता है उछाल। सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है। सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है। नेताजी हो जाते हैं उड़नछू। माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू। सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई। मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमजोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी मैं समझ लूंगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना। इसीलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन
माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, आच, आच, हे भगवान, ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? आच, ये घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूं। माँ जी, आप कल रात भर सो नहीं पाई तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई। नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो, बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो, वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन, सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है, आपका दिल भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमारी तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे
तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी। सास की हाई हील्स। बेचारी रूपा, शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के, छोटी हाइट है ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना? हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है? और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद, अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी, ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ, ठिंगनी कहीं की।
रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं। घर आकर, बहू, तुम जब मेरे साथ जाती हो ना, तब हिल्स मत पहना करो। मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा? सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है। नई नई सास बनने जा रही लक्ष्मी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इस दिशा से खोलो और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ लाओ लाओ। लेकिन चाय पीती ही, थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है? चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी हुआ क्या है, आप तो भड़क गई। तभी वहाँ ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही हैं ना भाभी? अरे भाई मैंने क्या किया, शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भाभी पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है
कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहें? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन। क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहले की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हाँ? अब नहीं, मतलब कोई ना होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे उस पर आप दोनों मिलकर बरसा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तो आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी, अब कुछ दिखाई नहीं देता तो। सास और ननद घर आती हैं, जहां बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही कहा था ना पर्दे बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा धो कर लगाऊंगी, आज सूख गए हैं तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया, अब जरा चाय तो बना कर ला दे। पल्लवी सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, क्या मिलाकर पिला दिया माँ को, वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इनका तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार इनको चीनी की चाय और मीठा के लिए मना किया, लेकिन ये मानती ही नहीं। माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की भी नहीं मानती है ये? बेटा, आप नहीं रोकती अपनी माँ को चीनी की चाय और मीठा खाने से? बेटी क्या बोलती, उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को इस बात के लिए भला बुरा सुनाया था। डॉक्टर के जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हम लोगों ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है। सास जैसा पति। कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ रहे, क्योंकि सास की झिक झिक किसे पसंद है? एकता की सास साथ नहीं रहती, सिर्फ पति और वो।
लेकिन क्या है एकता की जिंदगी बिना सास के, देखिए। अरे अरे एकता, क्या है, रोज लेट उठती हो, कभी तो वक्त पर उठा करो। हाँ, लेकिन उठना क्यों है वक्त पर? 8 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। देखो एकता, ये नहीं चलेगा। सुबह 6 बजे उठा करो, खाने में थोड़ी वैरायटी बनाओ और घर को साफ सुथरा रखो ना। अरे अरे अरे, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। क्या मेरा घर गंदा रहता है? कितना साफ रखती हूँ। खाने में भी हमेशा मैंने अच्छी चीजें बनाई हैं। और फिर ये 6 बजे उठने की जिद क्यों? देखो, मैं नहीं जानता, बस 7 बजे तक घर के मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। एकता बेचारी करती भी क्या, पति की बात माननी भी तो जरूरी होती है। एक दिन एकता सुबह पूजा करके पति को प्रसाद देने कमरे में जाती है तो पति अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, मैंने तो साफ बोल दिया, सुबह 6 बजे उठना है, नहा कर ही किचन में जाना है और 7 बजे तक मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। आ रही होगी चाय लेकर, चलिए मैं रखता हूँ माँ, बाय। बेचारी एकता ने पति का ये रूप तो सोचा ही नहीं था। वो पति से कहती है, सुनिए, अब सारा काम हो चुका है घर पर, क्या करूं? मुझे कुछ देर के लिए मेरी सहेली सौम्या उसके घर छोड़ दीजिए। अरे कैसी बात करती हो कि घर पर कुछ काम करने को नहीं है? होली आ रही है, बाजार से आलू ले आओ, पापड़ बनाओ, नमकीन बनाओ, दही बड़े बनाओ। सब कुछ आज ही बनाना है? अरे अब मन कर रहा है कि सहेली के घर जाऊं तो जाऊंगी ना मैं। आप नहीं ले जाएंगे तो कैब से चली जाऊंगी। अरे अरे, ये क्या बात होती है? चलो ले जाता हूं तुम्हें, तैयार हो जाओ जल्दी से। कैब की धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे माँ ने दरवाजे में कैब खड़ी कर रखी हो विथ ड्राइवर। बढ़िया आई कैब वाली। हाय रे एकता की किस्मत। वो सोचती है कि सास साथ नहीं है, लेकिन पति के हाव भाव किसी अक्कड़ू सास से कम ही नहीं है। पति एकता को सहेली के घर छोड़कर कहता है, अच्छा सुनो, वक्त पर घर चली जाना और शाम को गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगा मैं, बनाकर पहले ही मत रख देना। और हाँ, रायता भी बना लेना। हाँ जी हाँ, फिलहाल क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाश्ता पेट भर करा दिया, दोपहर का खाना भी पैक कर दिया। पहले जो खाया है उसे तो पचा लो, दिन का खा लो, अभी से रात के खाने की चिंता में बाल न जड़ जाए कहीं। पति को एकता की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऑफिस में देरी के कारण वो कुछ नहीं कहता। एकता सहेली के पास जाती है जहां सास बहू बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है। हाय सौम्या, नमस्ते आंटी जी। अरे वाह एकता बेटा, बड़े समय बाद देखी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, घर का सारा काम हो गया था, बोर हो रही थी, सोचा सौम्या से मिलती चलूं। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग बैठकर गप्पे लड़ाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। सास ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे एकता, कैसे आना हुआ? थोड़ी परेशान सी भी लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे यार, कहाँ ठीक हूँ, ना सोने मिलता है, ना अपने मन का कोई काम करने मिलता है। बस सुबह 6 बजे से किचन और रात के 12 बजे तक घर का काम। मेरी तो कमर ही टूट रही है। अरे क्यों मजाक कर रही है? तेरे तो मजे हैं, अकेली रहती है पति के साथ, न कोई सास न ससुर, न आस पड़ोस से मतलब। हम लोगों की सोच, जॉइंट फैमिली है, कितनी परेशानी होती है। अरे रहने देना, वो तो दिख रहा है कि कितनी परेशान है तू। सास किचन का काम कर रही है और तू सहेली से गप्पे। ऐसा कहाँ होता है यार। हाँ वैसे तू बोल तो सही रही है, सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना उठने में तो मम्मी जी किचन संभाल लेती है, पति तो जाते वक्त उठाते हैं कभी कभी मुझे। पर मेरी छोड़, तू बता, सास साथ रहने आ गई है क्या जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है? पति तो तेरा 10 बजे ऑफिस जाता है, 4 घंटा खाना बनाने में लग जाता है क्या तुझे एक लोगों का? अरे रहने देना यार, मेरा तो पति ही सास से कम नहीं है। सारा दिन का ड्रामा, अरे बातें सुनाना, बोलियां बोलना, कोसना, क्या क्या नहीं आता है उसे। यार मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये सास की आत्मा तो नहीं आ जाती ना इसमें। अरे परेशान हो चुकी हूँ। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से मेरी चुगली भी करता है। समझ गई, मतलब तेरे पति की गाड़ी चल यहाँ रही है लेकिन रिमोट तेरी सास के पास ही है। अरे अब जो समझ, रिमोट है या कंट्रोल है,
बस मेरा तो मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। सोच रही हूँ 2-4 महीने के लिए मायके चली जाऊं। क्या करेगी? 2-4-10 महीने बाद तो आना ही है ना यहाँ पर। तो क्या करूं? तलाक दे दूं क्या? अरे ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तू अपने पति को सुधार भी तो सकती है। कैसे कैसे सुधारूं? सौम्या उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन एकता खुश हो जाती है। अगले रोज, हाय रे, मेरी तो टांगे ही नहीं चल रही है। हाय हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है भगवान। अरे क्या हुआ एकता? रुको, मैं माँ से पूछता हूँ। लेकिन पति जैसे ही माँ से बात करके एकता के पास आता है। क्या नौटंकी है ये? क्यों रो रही हो? अरे कोशिश करो ना उठने की। ये काम से बचने के लिए जो नाटक है ना, बंद कर दो, वरना माँ आ जाएगी यहाँ पर। एकता की तो मानो मन मुराद पूरी हो गई। अरे हाँ हाँ, तो बुला लो ना उन्हें, जल्दी से बुला लो। मैं 4-5 दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। चल तो सकती नहीं हूँ। खाना पीना कैसे होगा? अब क्या था, सासू माँ आ जाती है एकता के घर। सासू माँ, मुझे ये हमेशा बताते हैं कि आप कितनी हार्ड वर्किंग है। बस अब अगले 15 दिनों तक मैं आपको देखूंगी और आपकी जैसी ही बनूंगी। ये बता रहे थे कि आप 5 बजे सुबह उठ जाती हैं और अरे बेटा, कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया तूने। अब नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि ये आपकी तरह तौर तरीके सीखे, जैसा आप मुझे बताती है ना। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा, कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकता पूरी आपकी कॉपी बने, घर गृहस्थी आप ही की तरह संभाले। हैं? तो अब माँ जी यही है, तो क्यों ना कल से शुरू। लेकिन अगले दिन सास 9 बजे सोकर उठती है। बेचारा बेटा बाहर से खाना मंगा कर खाता है। शाम को घर आता है तो सारा घर बिखरा रहता है। अरे माँ, ये घर इतना बिखरा क्यों है? अरे वो बेटा, आज वक्त ही नहीं मिला किचन से। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, अब रात को तो मेरा मन ही नहीं है कुछ बनाने का, तो बाहर से ही ले आ, या दिन का जो खाना बचा है ना वही खा लेना। ओ माँ, इससे अच्छा तो एकता घर रखती है। भले ही आराम आराम से काम करती है, लेकिन आज तक मुझे बासी खाना नहीं खिलाया। खुद तो तुम 9 बजे उठी हो, वो तो फिर भी 8 बजे उठती थी। अरे बेटा, मेरे बस की नहीं है 8 बजे उठना। वो तो ना मैं झूठ बोल रही थी। मैं तो चली अपने घर। अरे कम से कम तेरे पापा मुझे सुबह की चाय खुद तो बना कर देते हैं ना। ना जी ना, मुझे नहीं रहना अपने बेटे के पास। ये बोलकर सासू माँ चली जाती है अपने घर और एकता की लाइफ फिर से सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरह। ऐसा लगा अंत में बताइएगा जरूर। अरे बहू, चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा, मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठी रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ, मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है
तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू, ये ले, तेरे लिए बनाया है। इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है, बगल वाली डॉली है ना, वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं। उसे भी बच्चा हुआ है ना। पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो। अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा, चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू, गर्म पानी की बोतल। गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्नी को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो। आ गई है आप। कैसी हैं बुआ? बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप। भाभी, अमेरिका दूर है ना, तो वक्त लग जाता है। अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ, इस बार तेरा वीजा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी। पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना, धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी? क्या सोचकर ना भाई ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमजोरी ज्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फोन करती है। राधे राधे। माँ, मैं क्या करूँ? मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी? तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है। अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते। नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती।
और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमेरिका। आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्ज क्या है। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया?
लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर से रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू? अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान, माँ ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है।